आज हम पृथ्वी के अलावा अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले बहुत से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए नासा ने 7 मार्च 2009 को केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से केवल एक्सोप्लैनेट की खोज करने और उसकी जानकारी जुटाने के लिए समर्पित है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए पारगमन विधि यानी कि ट्रांजिट मेथड का उपयोग करता है और यह अब तक का सबसे सफल तरीका साबित हुआ है। नासा के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया और 2018 तक अपने मिशन को पूरा करने तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड का उपयोग करते हुए एक्सोप्लैनेट की खोज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अकेले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने सिग्नस तारामंडल में 5,30,000 तारों का ऑब्जर्वेशन किया। इस दौरान उसने 2,600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट के होने का पता लगाया। इतनी अधिक मात्रा में एक्सोप्लैनेट के मिलने से हमें पता चला कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रहों में बहुत अधिक विविधता है और हमारे सौर मंडल में जितने प्रकार के ग्रह मौजूद हैं, उनकी तुलना में ये एक्सोप्लैनेट्स काफी भिन्न और अलग प्रजाति के हैं। हालांकि इनमें से बहुत से ग्रहों का गुण सौर मंडल के ग्रहों के कई गुण से मेल खाते हैं। ट्रांजिट मेथड एक्सोप्लैनेट को खोजने की बहुत ही पुरानी विधि है। दरअसल इस विधि के अनुसार जब कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा कर रहा होता है तो उस दौरान वह उसके सामने से गुजरता है और जब कभी ऐसा होता है तो उस तारे से आने वाले प्रकाश में कमी आ जाती है, जिससे वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि इस तारे का चक्कर कोई ग्रह लगा रहा है। दरअसल इस विधि में एक एक्सोप्लैनेट के परिवर्तन से जुड़ी चमक में पीरियडिक कमी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नियमित रूप से तारे की चमक को समय समय पर मापते रहते हैं और आने वाले प्रकाश में परिवर्तन तब होता है जब कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करने के दौरान उसके सामने से गुजरता है। तारे से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन के दौरान उससे आने वाले प्रकाश में बहुत ही कम कमी आती है, जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस सितारे पर टेलीस्कोप के द्वारा अपनी मजबूत नजर बनाए रखनी पड़ती है। इन तारों से आने वाले प्रकाश में कितनी मात्रा में कमी आती है, इसे आप नीचे के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हमारे सूर्य के आकार के तारे, जिसका व्यास 1392 किलोमीटर के सामने से यदि कोई ग्रह गुजरता है जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के जितना है, तो उस ग्रह के कारण तारे के प्रकाश की चमक में लगभग 1% की स्पष्ट कमी आएगी। किंतु यदि पृथ्वी के आकार का कोई ग्रह गुजरता है तो तारे से आने वाले प्रकाश में केवल 0.0001% ही कमी आएगी। यानी कि ग्रह जितना छोटा होगा, तारे से आने वाले प्रकाश में कमी उतनी ही कम होगी, जिसका पता वैज्ञानिकों को बहुत जल्द नहीं लगता है और इसमें उन्हें कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह विधि ग्रह के आकार के साथ साथ उस ग्रह के अपने तारे की परिक्रमा करने में लगने वाले समय पर भी निर्भर करती है। उस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने में जितना अधिक समय लगेगा, उस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को उतनी ही जल्द पता चल जाता है। और वहीं यदि परिक्रमा करने में लगने वाला समय कम होता है तो वैज्ञानिकों को काफी अधिक समय के बाद उस ग्रह के बारे में पता चलता है। इसमें उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें डिटेक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। कई बार यह कमी पता भी नहीं चलती है। ट्रांजिट मेथड के द्वारा जब किसी एक्सोप्लैनेट की खोज होती है तो हम उस प्लैनेट के आकार और उसके पेरेंट स्टार से दूरी की गणना कर सकते हैं। हालांकि कई बार यदि स्टार के सामने से कोई बड़ा डस्ट क्लाउड या अन्य कोई चीज भी गुजरती है तो इस वजह से भी उस तारे से आने वाले प्रकाश में कमी होती है, जिस वजह से उसे भी हम प्लैनेट ही समझ लेते हैं और इस वजह से इस मेथड में हमें पुष्टि की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के जैसे अन्य किसी ग्रह की खोज करने का अर्थ है एक ऐसे ग्रह की खोज करना जो जीवन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुकूल हो, जीवन के लिए उपयुक्त सभी तत्व और गुण उस ग्रह पर मौजूद हों और हम उस ग्रह पर न्यूनतम या बिना किसी अन्य आवश्यकता के निवास कर सकें। इसका मतलब यह है कि ऐसा ग्रह जो अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित हो, जहां यह ग्रह अपने पेरेंट स्टार के न तो बहुत ही करीब हो
और न ही बहुत ही अधिक दूर हो। अर्थात न तो इस ग्रह पर बहुत अधिक गर्मी हो और न ही बहुत अधिक ठंड, और यह ग्रह इतना विशाल होना चाहिए कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगभग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ही बराबर हो, जिससे इस ग्रह पर एक पर्याप्त वातावरण बना रह सकेगा। इस ग्रह का यह वातावरण पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो। इसके अलावा भी अन्य बहुत से गुण हैं जो उस ग्रह में होने चाहिए, जैसे कि पृथ्वी के जैसे किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए पानी का होना बहुत ही जरूरी है, और ग्रह के सतह का वायुमंडलीय दबाव और तापमान बिल्कुल पृथ्वी के बराबर ही होना चाहिए, ताकि ग्रह पर मौजूद पानी ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद रह सके। आज के समय में अगर हमें कोई एक्सोप्लैनेट मिलता है जो पृथ्वी के आकार का है और वह अपनी तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, तो हम यह समझ लेते हैं कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है या फिर इस ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है। किंतु ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में हमारे अपने सौर मंडल में भी हमारे पास शुक्र ग्रह है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, किंतु विभिन्न आंतरिक कारणों के कारण इस ग्रह का वातावरण हमारे सौर मंडल के सबसे प्रतिकूल वातावरण में से एक है। इस ग्रह पर बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं और इसका वातावरण बहुत ही घना है, जिस वजह से यह सूर्य की गर्मी को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यह दिन और रात दोनों ही समय में काफी गर्म, लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना रहता है। यह गर्मी इतनी अधिक होती है कि यह शीशे को पिघलाने के लिए भी पर्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के जैसा जीवन अन्य किसी ग्रह के बजाय उसके चंद्रमा पर भी पनप सकता है। यदि कोई गैस जाइंट प्लैनेट अपने पेरेंट्स स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होगा, तो निश्चित रूप से उस ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है और ना ही जीवन बसाया जा सकता है। लेकिन यदि उस ग्रह के पास एक बड़ा और पर्याप्त चंद्रमा होगा जो अन्य और सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को भी पूरा करता होगा, तो यह उपग्रह भी रहने योग्य हो सकता है और उस पर भी जीवन पनप सकता है। एक्सोप्लैनेट्स की तुलना में एक्सोप्लैनेट के चंद्रमाओं का पता लगाना बहुत अधिक कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में हमें किसी एक्सोप्लैनेट का चंद्रमा नहीं मिलेगा। प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी लेबोरेटरी ने अक्टूबर 2016 तक 44 संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की एक सूची तैयार की, और इन 44 में से 10 एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अन्य अपने स्टार के काफी नजदीक मौजूद हैं। हालांकि इनमें से कई एक्सोप्लैनेट्स जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, ग्लीज 581c और ग्लीज 667c एक रेड ड्वार्फ स्टार के ऑर्बिट में स्थित हैं, और इस प्रकार के सितारे हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत ही अधिक मात्रा में हैं। यह रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूर्य की अपेक्षाकृत अलग प्रकार के होते हैं, और विशेष रूप से यदि कोई भी ग्रह जो एक रेड ड्वार्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होता है, तो बहुत हद तक यह संभावना होती है कि वह ग्रह अपने पेरेंट्स स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड होगा, जिसका अर्थ यह है कि उस ग्रह का एक ही भाग हमेशा सूर्य की तरफ होगा और दूसरा भाग हमेशा सूर्य से दूर होगा। किंतु उसके बावजूद भी ऐसे ग्रहों पर जीवन संभव हो सकती है। ग्रह का वह हिस्सा जहां रात और दिन दोनों मिलते हैं, वहां का तापमान हैबिटेबल हो सकता है, जिसमें जीवन पनप सकता है या बसाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि किस तरह से वैज्ञानिक ग्रहों का पता लगाते हैं और उन्हें ग्रहों को ढूंढने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विकसित होती चली जा रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि हम बहुत ही जल्द एक नई पृथ्वी को खोज लेंगे जिस पर इंसानी जीवन को बसाया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें